जी बिल्कुल, जिस तरह से किसानों का बिल जो लाया गया था वो किसानों के विरोध के बावजूद लाया गया था, उन पे लादा जा रहा था। उसी तरह से सीए एनआरसी का जो बिल है वो इस मुल्क के ऊपर और ख़ास तौर से इस मुल्क के मुसलमानों के ऊपर लादा जा रहा है। तो अगर आप किसानों का बिल वापस लेते हैं तो आपने यकीनन सीए एनआरसी का भी लेना चाहिए। अगर नहीं वापस लिया गया तो क्या आप लोगों के पास ऑप्शन है? क्या शाहीन बाग बनाए जाएंगे पूरे देश में? देखिए, अभी एक ये जो कामयाबी मिली है वो उनकी एकजहिती की कामयाबी थी किसानों की। और अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, हम ये ना सोचें कि हम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर सब एक ताकत बनकर खड़े रहे तो अच्छी अच्छी हुकूमतें गिर जाती है, झुक जाती है। ये क्या चीज़ है? काफ़ी सारे सीए के कार्यकर्ता जो थे, जो दिल्ली में जिन्होंने प्रदर्शन किया था, एहतजाज किया था, वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या ये कोई रणनीति है? देखिए, ये जो एहतजाज जो किए थे ये डेमोक्रेटिक राइट है। मतलब अब ये है कि अगर हुकूमत अगर ये समझती है कि नहीं, हम अगर जो क़ानून लेकर आ रहे हैं, हम जो भी फ़ैसले कर रहे हैं वो आपको खामोशी से सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से फिर ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और जिस तरह से हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के इस मुल्क को चलाना चाहती है वो डेमोक्रेटिक वे से नहीं चलाना चाहती है, वो डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलाना चाहती है। तो जो भी लोग थे तो वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई कत्लेआम करके नहीं आए हुए हैं। ये नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने जमहूरी इख्तियार उनको जो दिया गया था उसके तहत उन्होंने एहतजाज किया। हाँ, तो कोई वैसा ये नहीं है। हमारे ऊपर 9 केसेस 10 केसेस लगा देते हैं। सरकार ने कहा है कि एनआरसी अभी पूरे देश में लागू करने का कोई इरादा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के 2 तरह के बातें होती है, अंदर कुछ अलग कहते हैं, बाहर कुछ अलग कहते हैं। उनका एक मंत्री कुछ अलग बात कहता है, दूसरा मंत्री कुछ। अब तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट के सेशन के अंदर आना, वज़ीर आज़म ने आकर है तो ये ऐलान कर देना चाहिए कि हमने जिस तरह से हमें मुँह की खानी पड़ी किसानों के मामले के अंदर, इसके अंदर भी हमें शर्मिंदगी ना हो, इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि सीए एनआरसी का बिल वापस लेंगे करके उसमें पार्लियामेंट के अंदर बोल देना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी से सीधे तौर पर जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। कुछ महीनों के बाद आपको समझ में आएगा कि मतलब फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। हमने 70 सालों तक अहरे गैरों के फ़ायदे के बारे में सोचा है, अब जो भी हम फैसला करते हैं वो हमारे फ़ायदे के बारे में। केजरीवाल सरकार को क्या कहेंगे? दिल्ली में जिस तरह सीए का मूवमेंट चला, केजरीवाल सरकार, बहुत सारे लोग कैद हुए लेकिन कोई सामने फिलहाल नहीं आया, सरकार भी उनका मुकदमा नहीं लड़ रही है। देखिए, हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल्ली के मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। जिस एतमाद के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने उनको चुन कर दिया था, उसमें उस वक्त हमको भी ये बताया गया था कि नहीं साहब, हमको केजरीवाल के साथ जाना है, हमको आम आदमी पार्टी के साथ जाना है। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर उनका जो रवैया रहा है, ख़ास तौर से जब दिल्ली का दंगा हुआ था उस वक्त उनका जो रवैया था, उन्होंने हमारे जो उलमा इकराम हैं उनके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए थे, तो ये सब बातें हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अब दिल्ली की आवाम समझ चुकी है। यूपी में जिस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को किल करने की कोशिश की गई, आपने अतीक अहमद को अपने साथ लिया है, और कौन लोग आ सकते हैं इलेक्शन से पहले और क्या आपकी पॉलिसी होगी? देखते रहिए राजनीति के अंदर हर पत्ते एक साथ नहीं खोले जाते हैं, धीरे धीरे खोलेंगे। हसीना कुरैशी है। अब मुस्लिम ख़वातीन जो हैं हमारी बहुत पीछे हैं, ख़ास करके मुस्लिम ख़वातीन हर जगह, हर चीज़ के अंदर, पढ़ाई में क्या, हर मतलब हुनर में क्या, हर चीज़ में हम चाहते हैं ये मुस्लिम ख़वातीन को हम आगे लाना चाहते हैं। हुनर भी, मतलब हुनर में भी, पढ़ाई में भी, तालीम में, मतलब सब चीज़ में। जो एक झिझक है जिसे हम शर्म कह सकते हैं, उसी को हम निकालना चाहते हैं। किस तरीके से निकलेगी वो? बस घर घर जाकर हम लोगों को समझाएंगे, कहेंगे जी। क्या एक ऐसा से कमतरी का भी जो है ख्याल रहता है? जी असल में उसको भी कमतरी का एहसास इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी जो लोग हैं, हम ज़्यादातर औरतें जो हैं, लेडीज़, उनमें एजुकेशन की बहुत कमी है। बाजी हसीना वही कर रही हैं, वो छोटे छोटे से इंस्टीट्यूट कर रही हैं जिनमें छोटे बच्चे जो हैं उनको फ्री दे रही हैं, फ्री पढ़ा रही हैं। उसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब चीज़ें दे रही हैं ताकि बच्चे, जब छोटे बच्चे पढ़ेंगे उनमें खुद ही बेदारी पैदा होगी, वो उनको आगे शौक़ लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। आज वो
फ्री में पढ़ना है, कल सरकारी स्कूलों में जाएंगे, ताकि हमें उनको बेदार ही करना है। हमारा मिशन ही यही है कि हम मुसलमान औरतें जो घरों में रहती हैं, जिन्हें सिर्फ ये लगता है कि हम सिर्फ घर के काम, एक घरेलू काम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनको यही बेदारी करना है कि आप उठिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं, घर के काम भी कर सकती हैं, बाहर की दुनिया भी देख सकती हैं। हमारा यही मिशन है और हम इसमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। और शरीयत का हवाला दे करके जो है ख्वातीन को रोकने की कोशिश हमारे शरीयत में औरत को बाहर निकलने की इतनी इजाज़त है कि वो बच्चों को तालीम भी दे सकती है, यहाँ तक कि काम भी कर सकती है। हमारी शरीयत में किसी तरह से भी औरत पे पाबंदी नहीं है। हमारी शरीयत में रह के, पर्दे में रह के हम सब काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कभी किसी चीज़ के लिए औरत को मना नहीं करा गया है। हमारे हुजूर ने फरमाया है कि अगर आप चाहें, आपके हालात इतने ख़राब हैं, तो आप पर्दे में रह के एक दुकान भी चला सकती हैं। तो हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं औरत जी बाहर नहीं निकलेगी, औरत कुछ कर नहीं सकती, सब कुछ कर सकती है औरत, सिर्फ उसमें बेदारी लानी है। जो हालात आज मुल्क के बने हुए हैं उसको किस तरह देखती हैं आप? हालात बहुत ख़राब है, हद से हद बदतर है, और उन्हीं के तहत हम बाहर निकले हैं, उन्हीं के लिए, क्योंकि हमें अब बहुत इनसिक्योर लगता है, हमें नहीं लगता कि अब हम सिक्योर हैं। तो इसी को हमें बताना है सारी लेडीज़ को जो घरों में रहती हैं, जो डरी हुई हैं, कि नहीं हम डर के नहीं रहेंगे। अब हम भी जिस तरीके से और समाज की औरतें जो हैं करती हैं, अपने बाहर आती हैं, काम करती हैं, मुकाबला कर रही हैं, इसी तरह मुसलमान औरत भी करेगी, वो घर में नहीं बैठेगी। जी, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि मुस्लिम औरतें हमेशा आज़ादी से पहले भी उन्होंने साथ दिया था और अब आज़ादी के बाद भी देश को संभालने का काम करेंगी। जो देश के आज हालात हैं, इंशाल्लाह वो औरतों ने जो तहरीक चलाई है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तालीम कितनी ज़रूरत है? तालीम की इतनी ज़रूरत है कि हम तालीम की वजह से ही आज सबके आगे पीछे समझने वाले, हम इस तालीम की वजह से हम सबको पीछे समझा जाता है कि मुसलमान सिर्फ तालीम में पीछे है, इस वजह से इनको धक्का दो। अब ऐसा नहीं होगा, हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, इनको मजबूती से पकड़ के इनको आगे चलाएंगे, ताकि ये आगे जाकर हमारा देश में हिस्सेदार बने और अपना हक़ हासिल कर सकें। इनको इस वजह से हमें अब लेकर चलना है। मुसलमान औरतें इस वजह से बाहर निकलेंगे कि हमें अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी लोगों के समझ में आएगा कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह सकते हैं, जब हम अपने पे आएंगे तो हम घर चला सकते हैं, तो हम देश को भी बदल सकते हैं। इंशाल्लाह अब यही होगा, मुसलमान औरतें भी और आदमी भी देश को इंशाल्लाह। ये हमारी मीटिंग 200% कामयाब हुई है और ईश्वर ने चाहा तो इस बार नगर पालिका में मजलिस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और दिल्ली की लगभग 100 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम सभी सीटों को जीतेंगे। दिल्ली में जो हम 100 वोट मान लें, जिसमें 100 वोट में 30% वोट हम बीजेपी का कैडर वोट मान लें, जो 70% वोट है वो हमारा बटा हुआ है। वह बीजेपी ये चाहती है कि इनके वोटों को बांट के रखा जाए। तो हमारा जो ओवैसी साहब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आज मुसलमान जैसे इकट्ठा हुआ है, पहले मुसलमान टुकड़ों में काम करता था, बढ़ता था, जिसकी वजह से पार्टियाँ जीतती थी। आज मुसलमान एक झंडे के नीचे मजलिस के साथ आ गया है, तो उसका वोट बैंक बन रहा है। जो उसके बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियाँ लड़ती थी, तो हमारी संख्या, हमारा परसेंटेज 30%, हमारा दलित और मुस्लिम का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो हमारा 40% वोट बढ़ जाता है दिल्ली में। हम इस तैयारी में है, क्योंकि दूसरी कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने तो हमारे साथ धोखा ही करा है। और बीएसपी का तो 16% वोट था, जो आज 1% पे रह गया। बीएसपी तो कहीं भी नहीं है। दावे नहीं, वो तो वादे हैं, और वादे जो हैं वो पूरे किए जाते हैं। आप यूपी में भी देख रहे हैं, असद साहब ने जो कहा वो भी पूरा हुआ है। जो असद साहब कहते हैं वो इम्तियाज़ जलील साहब कहते हैं, जो इम्तियाज़ जलील साहब कहते हैं वो हम कहते हैं। तो दावे नहीं, ये वादे हैं, वो वादे पूरे किए जाएंगे। अगर किसान 2% की बात करते हैं, तो किसान जो है वो उनका जो है वो सारी उनकी जो लॉ हैं वो वापस ले ली जाते हैं। और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो CA NRC की बात करते हैं, अपने हक़ की बात करते हैं 20% की, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भाई आप क्यों उठा रहे हैं इन बातों को? धमकी दी जाती है कि अभी सख्ती से निपटा जाएगा यूपी के अंदर। तो ये कोई बात थोड़ी है। तो हमारे 20% की हम अपनी इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, अपनी हक़ की बात कर रहे हैं। 2% के किसानों ने अपनी बात मनवा ली, उनकी मानने को तैयार है, और हमारी 20% की बात को हम कह रहे हैं तो उसे वो मना कर रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात। आप देख रहे हैं
आपने पहले भी देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धीरे धीरे अपनी जो कदम है वो दिल्ली में जमा रही है, और आने वाले इलेक्शन के अंदर जो दूसरी पार्टी हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो देखेंगे कि वहाँ कहाँ खड़ी है और एमआईएम कहाँ खड़ी है। पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में जीतेगी और अपनी ताकत को पूरा साबित करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब वर्गों की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात करती है। ये बात अलग लोगों को लगती है कि वो हिंदुओं से हटकर मुसलमानों की बात करती है, दलितों की बात करती है, ऐसा नहीं है। मजलिस के साए के अंदर हर आदमी अमन पाएगा। मजलिस कामयाब होगी दिल्ली में भी, यूपी में भी, और आप जल्दी ही देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, ये हमारी कैडर कॉन्फ्रेंस थी, हम अपने कैडर से मुखातिब हो रहे थे। आज का प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए था कि हमारा कैडर इस बात को समझ ले कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, जबकि ये हमारे सिर्फ एक जोन एनडीएमसी की मीटिंग थी। एनडीएमसी में भी हमने 2 जोन बना रखे हैं, उसमें से एक जोन की मीटिंग थी। और अभी जो आप सवाल कर रहे थे कि वो सीए का इशू क्यों उठाया ओवैसी साहब ने, ओवैसी साहब नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? भाई ये हमारा इशू है, मुसलमानों के इशूज़ को उठाते हैं ओवैसी साहब, और उसे ये नाम दे दिया जाता है कि हम बीजेपी को फ़ायदा होगा। अरे बीजेपी को फ़ायदा तो वैसे भी हो रहा है, हर चीज़ का हो रहा है, लेकिन अगर हमारा कोई इशू उठाया जाता है तो फ़ौरन फ़ायदा बीजेपी को दिखा देती हैं ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़। हम इन सेकुलर पार्टीज़ के ख़िलाफ़ ही हैं। हमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो इन सेकुलर पार्टीज़ नहीं किया। और वैसी साहब तो शोषितों का, दलितों का मुद्दा उठाते हैं, जितने भी पिछड़े दलित और मजलूम हैं उनका मुद्दा उठाते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम इशूज़ ही उठाते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब को हमने 10वीं बार देखा है कि वो पार्लियामेंट में दलितों के इशूज़ को उठाते हैं। उन्होंने 3 तलाक़ के बिल पर भी दलितों के इशूज़ को उठाया। उन्होंने उसमें भी साफ साफ बोला कि जब तक आप माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, कानून बनाने से कुछ भी नहीं होगा। आज भी दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता राजस्थान के बहुत से इलाकों में, यहाँ तक कि यूपी के कासगंज में, दिल्ली तक में ये हालत है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे किसी इशू को उठाया जाता है तो उससे बीजेपी को कोई फ़ायदा हो, नुकसान हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने इशू की राजनीति कर रहे हैं। दोनों कौमें ऐसी हैं जिनको जो है झुंझुने दिखाकर कभी कांग्रेस ने, कभी आम आदमी पार्टी ने, यूपी में किसी और पार्टी ने, किसी और स्टेट में किसी और पार्टी ने, सब ने इनका जो है इनका शोषण किया, इनके वोट लिए, लेकिन इनकी भलाई के लिए एक भी काम नहीं किए, इनकी तालीम के लिए कोई काम नहीं हुआ। और हुआ ये, फिर ये कौमें पिछड़ती चली गई, इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में और दीगर इदारों में कम होता गया। आज ये सबसे गरीब तबकों में गिनी जाती हैं। तो हम लोग इनको जगाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपने देखा होगा आज कि आने वाले एमसीडी के चुनाव में हम यहाँ से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने वाले हैं, और हमारे बगैर पूरी दिल्ली की एमसीडी में अब काम नहीं होने वाला है। प्रत्यारोप का मसला नहीं है, मसला ये है कि दलितों को क्या किसी पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया? यहाँ 20% तादाद है दलितों की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 18% है। आप ये बताएं कि किस पार्टी ने, क्या आम आदमी पार्टी ने उनको मौका दिया? क्या उनको जो है सरकारी नौकरियों में उनको हिस्सा दिया? क्या मिनिस्ट्री में देखिए आप, अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो एक दलित नहीं विधायक बनता यहाँ से। मुसलमानों के साथ वही दोगला रवैया इनका। आप देखिए, दंगा हुआ, केजरीवाल सरकार के पीछे मुसलमान पागल हुए गए थे वोट देने के लिए, लेकिन जब दंगा हुआ तो उनके आंसू पोंछने केजरीवाल नहीं आया। एक लफ्ज़ उस आदमी ने, एक ट्वीट तक नहीं किया, और बल्कि जिनके ऊपर जुल्म हुआ उन्हीं को उठाकर जेलों में ठूंसा गया। तो ये वक्त है जब ये दोनों कौमें जाग चुकी हैं और इनके खिलाफ वोटिंग के लिए तैयार हैं, मजलिस का दामन थाम चुकी हैं, और आने वाले चुनाव में आप इसका पता चल जाएगा। मैं प्रदेश का सचिव हूँ, दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पर हूँ। यही क्या पैमाना है, लोग इस सर्दी के मौसम में दूर दराज से, आपने देखा माताएं, बच्चे, बुज़ुर्ग हैं, सब लोग चल के इतनी दूर आए हैं इम्तियाज़ जलील साहब को सुनने, हमारे नेता को सुनने आए हैं। जो मोहब्बत उनके दिलों में जागी है, जो एक उम्मीद जागी है ओवैसी साहब से इन लोगों को, यकीनन हम कुछ ना कुछ उलटफेर करने वाले हैं दिल्ली में आने वाले चुनाव में इंशाअल्लाह। सर देखिए, आज का जो प्रोग्राम था पूरा 100% कामयाब रहा, क्योंकि ये नॉर्थ जोन, एनडीएमसी नॉर्थ जोन, कलीमुल हफीज़ साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिल्ली को 4 विभागों में बांटा है, 4 क्षेत्रों में उसको एरिया में डिवाइड किया है, एनडीएमसी, एडीएमसी और इस तरह से। जो आज की जो मीटिंग थी ये एनडीएमसी जोन 2 की मीटिंग थी। आप समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली की मीटिंग नहीं थी, यहाँ पूरी दिल्ली से लोग नहीं आए थे, सिर्फ एनडीएमसी जोन 2 के लोग आए थे। और आपने देखा कि कोई भी चेयर खाली नहीं थी, और तमाम लोग जो हैं अपनी मोहब्बत के साथ जो है यहाँ पर आए हुए थे, और ये कामयाबी है, और इंशाल्लाह पूरी कामयाबी है, और वाहिगुरू जी जो है पूरी वो करेंगे, और ये कामयाब है, पूरी कामयाब रही है। पहली मीटिंग जो थी 2021 की या 2022 की जो इलेक्शन की है वो कामयाब हुई है।